हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सर। माई सेल्फ डॉक्टर DN गुप्ता। तो चलिए, आप सभी का इंतज़ार खत्म हुआ और अब से हम लोग स्टार्ट करेंगे माय डियर स्टूडेंट बायो का फर्स्ट यूनिट जो है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स में। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है उसमें हमें यह देखना है कि लिविंग और नॉन लिविंग्स के बीच में अंतर क्या होता है। तो क्या सभी लोग रेडी हैं? तो चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को हम समझते हैं जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट तो हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि व्हाट इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग्स के बीच में अंतर जानना चाहते हैं तो वो कौन से फैक्टर हैं जिसको हम आधार बनाएंगे और ये डिसाइड करेंगे कि ये पर्टिकुलर थिंग्स लिविंग है या नॉन लिविंग। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट हैं, तो किन पॉइंट्स पर हमें बात करनी है। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे किस पॉइंट पे। चलिए इसको जरा इरेज कर देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो फैक्टर पे हम बात करेंगे, पहला फैक्टर होगा हमारा ग्रोथ। हम देखेंगे ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यस। सेकेंड पॉइंट होगा हमारा रिप्रोडक्शन। क्या रिप्रोडक्शन डिसाइडिंग फैक्टर है या नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। यस। फोर्थ हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की और लास्टली हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट कॉन्शियसनेस की। तो अगर आप यहां पर देख रहे हैं ये जो फैक्टर्स हैं, पहला ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड हमारा मेटाबॉलिज्म, फोर्थ हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ है हमारा कॉन्शियसनेस। अब पॉइंट यहां पर यह बनता है माय डियर स्टूडेंट कि ये जो 5 फैक्टर हैं, अगर कोई बच्चा बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा है तो ये फैक्टर्स को कैसे याद रखना है। तो चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिक्स ले लेते हैं। इसको याद करने का तरीका है GRM। क्या हो गया? गरम। CC, ये एक न्यूमेरिक्स बन गया जिससे आप इन 5 फैक्टर्स को याद कर सकते हैं। क्लियर है? G फॉर क्या हो गया हमारा? ग्रोथ। R फॉर क्या हो गया हमारा? रिप्रोडक्शन। M फॉर क्या हो गया हमारा? मेटाबॉलिज्म। C फॉर हो गया हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट C का मतलब हो गया हमारा कॉन्शियसनेस। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? तो क्या गरम CC सभी को याद रहेगा? यस और नो? याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक फैक्टर्स को हम समझते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं और समझते हैं कैसे ये डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें बात किसकी करनी है माय डियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले हमें बात करनी है किस फैक्टर की? यस, दिस फैक्टर इज ग्रोथ। तो चलिए देखते हैं इस फैक्टर्स के बारे में और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, जब आप ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो आपको यहां पर टाइप्स भी मिलेंगे। यस, अगर हम टाइप्स ऑफ ग्रोथ की बात करें तो मुख्यतः माय डियर स्टूडेंट आपको ग्रोथ का पहला टाइप आता है जिसको बोलते हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ। एक्सटेंसिव ग्रोथ का मतलब होता है ऐसी ग्रोथ जो बाहर से हो, जिसे नॉन लिविंग्स में आपको देखने को मिलता है। सपोज दैट, एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं। अगर आप कभी रेगिस्तान में गए होंगे माय डियर स्टूडेंट, तो सपोज दैट ये रेगिस्तान के छोटे छोटे ये टीले हैं जो सैंड से बने हुए हैं। यस, आप जानते हैं सैंड के पार्टिकल्स यहां पर उड़ के आएंगे, इसके ऊपर बैठेंगे और धीरे धीरे क्या होगी, इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो इसकी ग्रोथ कहां से हुई? आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ हुई है हमारी बाहर से। तो अगर इस तरीके की ग्रोथ है तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स है ग्रोथ का वो है हमारा सेकेंड इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब होता है ऐसी ग्रोथ जो अंदर से हो, जो मुख्यतः आपको कहां देखने को मिलेगा माय डियर स्टूडेंट? वो मिलेगा आपको लिविंग थिंग्स में, जबकि एक्सटेंसिव ग्रोथ आपको मिलता है नॉन लिविंग थिंग्स में। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि लिविंग और नॉन लिविंग्स के बीच में अगर हमें डिफरेंस करना हो माय डियर स्टूडेंट, तो क्या
एक्सटेंसिव ग्रोथ विल बी डिसाइडिंग फैक्टर? नो, कभी भी एक्सटेंसिव ग्रोथ डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शन के साथ इंट्रिंसिक ग्रोथ यस डिसाइडिंग फैक्टर है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ग्रोथ डिसाइडिंग फैक्टर है, तो नो, ग्रोथ डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ में। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव ग्रोथ। कैसी ग्रोथ? पॉजिटिव ग्रोथ। मतलब ग्रोथ में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अगर पॉजिटिव ग्रोथ होगी, कब होगी? जब हमारा एनाबॉलिक, क्या हमारा एनाबॉलिक रेट जब ज्यादा होगा इन कंपेयर ऑफ कैटाबॉलिक, तो कैसी ग्रोथ होगी? पॉजिटिव ग्रोथ होगी। मतलब अगर चीजें ज्यादा बनेंगी, बिगड़ेगी कम, तो ग्रोथ कैसी हो गई? ग्रोथ हो गई हमारी पॉजिटिव। और अगर इसका हमने उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया, तो ग्रोथ कैसी हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी हमारी निगेटिव। निगेटिव में क्या हो जाएगा? एनाबॉलिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और कैटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, जिससे हो जाएगी हमारी निगेटिव ग्रोथ। तो हमने यहां पर क्या देखा माय डियर स्टूडेंट, कि अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो आपको चार तरीके की ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिलती है। पहली हमारी हो गई एक्सट्रिंसिक, सेकंड हो गई हमारी इंट्रिंसिक, थर्ड हो गई हमारी पॉजिटिव, एंड फोर्थ हो गई हमारी निगेटिव ग्रोथ। ये तो थे कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी तो हमें उन पॉइंट्स पर और थोड़ी सी बात करनी है ग्रोथ के रिगार्डिंग। चलिए माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम पॉइंट्स पर बात करते हैं। यस, अब हम बात करेंगे वास्तव में ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्रोथ का मतलब क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि ग्रोथ हो रहा है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब भी ग्रोथ होगा उसके मास में इंक्रीज होगा। मास का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी। हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ हो रही है। यस, नंबर सेल के बढ़ जाएंगे। और यस, अगर कोई सेल है माय डियर स्टूडेंट, यस, और सेल का साइज अगर बढ़ रहा है तो भी तो हम क्या बोलेंगे? इसका साइज क्या हो गया? बढ़ गया, तो ग्रोथ हो गई। तो ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हुआ? एक तो हुआ मास में इंक्रीज, नंबर में इंक्रीज एंड साइज में इंक्रीज। ये तीन पॉइंट्स हुए ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए थोड़े से और पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है कि ग्रोथ हमेशा इरिवर्सिबल होती है। मतलब सपोज दैट हमारी एक सेल है और एक सेल से हमारी अगर दो सेल बन गई, तो क्या ग्रोथ में ऐसा होगा कि दो सेल से फिर एक सेल बन जाए? नो, ग्रोथ हमेशा कैसी होगी? इरिवर्सिबल होगी। ग्रोथ कैसी होती है? इरिवर्सिबल। मतलब वापस होके उस पुनः पहली कंडीशन में ना आ पाए। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? चलिए, तो हमारा ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ ग्रोथ का, जिस ग्रोथ कैसी होगी? इरिवर्सिबल होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट, अगर माय डियर स्टूडेंट हम बात कर लें यूनिसेलुलर की, तो यहां पर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट एक्सक्लूसिव टर्म्स। क्या मतलब? जैसे सपोज दैट हम बात करते हैं, मान लेते हैं ये एक बैक्टीरिया है, यस, और एक बैक्टीरिया में क्या हुआ? बाइनरी फिशन हुआ। तो बाइनरी फिशन होके क्या हुआ? दो बैक्टीरिया बन गए। यस, तो क्या हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है? यस, हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बैक्टीरिया था और अब बैक्टीरिया कितने हो गए माय डियर स्टूडेंट? दो बैक्टीरिया हो गए। तो यहां पर बाइनरी फिशन क्या है? रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। क्लियर है? तो अगर रिप्रोडक्शन का टाइप है तो यहां पर नंबर भी बढ़ गए। इसका मतलब क्या है कि अगर सेल यूनिसेलुलर है, अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अलग नहीं किया जा सकता। क्लियर है मेरी बात? मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे टर्म्स हो गए? सिनोनिम्स हो गए। क्लियर है? लेकिन अगर बात मल्टी सेलुलर की हो तो वहां पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बोथ विल बी डिफरेंट थिंग्स। ग्रोथ का मतलब हम क्या समझेंगे? वहां पर सेल के नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं, वहां पर साइज बढ़ रहा है, ग्रोथ इरिवर्सिबल है। यस, और वहां पर रिप्रोडक्शन क्या है? बिल्कुल अलग है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा भाई? मेल गैमीट आएंगे, फीमेल गैमीट्स आएंगे,
मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलेंगे, फ्यूजिंग होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा और फिर वहां पर प्रॉपर तरीके से सेल डिवीजन होगी, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। हम क्या बोलेंगे, यहां पर ग्रोथ हो गई। तो हम मल्टीसेलुलर के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन अगर केस आपका यूनिसेलुलर का हो, यस, तो वहां पर हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अलग अलग नहीं कर सकते। तो नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वहां पर सिंपल सा आपको एक ये स्टेटमेंट दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो क्या आपको टिक करना है, यस, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट एक्सक्लूसिव टर्म्स, but in case of eukaryotic it is sure exclusive term both। क्लियर है मेरी बात? चलिए और कुछ पॉइंट्स को माय डियर स्टूडेंट हम समझते हैं। अगर हम बात करें, यस, इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर, जैसे कि मैंने बोला, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव टर्म, दोनों को आप भली बात देख सकते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर के केस में क्या हो रहा था, वहां पर ऐसा नहीं था, वहां पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही था। क्लियर है मेरी बात? चलिए और कुछ पॉइंट्स को देखते हैं और फाइनली हम ये समझते हैं कि माय डियर स्टूडेंट क्या ग्रोथ डिसाइडिंग फैक्टर है। तो मैंने क्या बोला है, वास्तव में अगर सिर्फ क्वेश्चन में लिखा है कि क्या ग्रोथ डिसाइडिंग फैक्टर है, तो आपको क्या आंसर देना है, नो, ग्रोथ इज नॉट डिसाइडिंग फैक्टर। लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर ऑप्शन दिया है, क्या लिखा हुआ है, वहां पर अगर लिखा हुआ है इंट्रिंसिक ग्रोथ, क्या लिखा हुआ है, इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो माय डियर स्टूडेंट, यस, इंट्रिंसिक ग्रोथ विल बी डिसाइडिंग फैक्टर। क्लियर? और अगर जनरल टर्म लिखा है ग्रोथ, तो ग्रोथ विल नॉट बी डिसाइडिंग फैक्टर। इज दैट क्लियर? तो चलिए हमने ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा और मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, गरम शीशी, तो जी फॉर ग्रोथ और आर फॉर होगा हमारा क्या, रिप्रोडक्शन। चलिए तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की और कुछ पॉइंट्स को हम लोग यहां पर समझते हैं। देखिए अगर रिप्रोडक्शन टर्म्स को माय डियर स्टूडेंट देखें तो रिप्रोडक्शन कहता है री का मतलब पुनः, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन। अगर एक ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, प्रोजेनी आ रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। और आप जानते हैं रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, एसेक्सुअल होता है। क्लियर है? तो चलिए कुछ हम लोग रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आपको पता है स्पोर्स के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हमें बहुत डीप में नहीं जाना है, सिंपल से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ रहे हैं और फाइनली हम ये देखेंगे कि क्या रिप्रोडक्शन को डिसाइडिंग फैक्टर माना जा सकता है या नहीं। सेकेंड आप केस देखिए, बडिंग आप देखते हैं हाइड्रा के केस में, बाई फ्रेगमेंटेशन ये भी आप देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो बाई स्पोर, बाई बडिंग, बाई फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। यस और जब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे, जैसे माय डियर स्टूडेंट अगर हम बात करें ट्रू रीजनरेशन की, आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि अगर सपोज दैट ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको हम बीच से यहां कट कर दें तो इसके दोनों पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। इसका एग्जांपल सबसे बेहतर क्या है, प्लेनेरिया। तो क्या हम ये मान लें कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है, तो क्या रिप्रोडक्शन ही डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है? चलिए अभी फाइनली हम लोग अपने कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अगर आप देखें तो रीजनरेशन भी आपको दो तरीके के मिल रहा है, एक तो मिल रहा है ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसको हम बीच से कट कर देते हैं और इन दोनों पार्ट से अगर नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू रीजनरेशन। सेकेंड टाइम में क्या होता है, सेकेंड टाइम में आप जानते हैं जैसे लिजार्ड्स है, एक छिपकली है, यस, और अगर इसकी पूंछ कट जाती है तो यहां पर एक नई टेल आ जाती है, तो ये ट्रू रीजनरेशन नहीं है, सिर्फ क्या बन रहा है, उसका एक ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो ये सब टाइप्स है, लेकिन फाइनली अगर आप देखें, अगर हम ये मान के चलें कि क्या रिप्रोडक्शन को डिसाइडिंग फैक्टर मानना चाहिए, क्या लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या डिसाइडिंग फैक्टर है, तो आप देखिए अगर हम केस बात करें म्यूल की, आप जानते हैं म्यूल प्रोजेनी कैसी आती है, जब हॉर्स और डंकी के बीच में मेटिंग होती है तो क्या बनता है, म्यूल बनता है, जिसको हम खच्चर के नाम से जानते हैं।
अब म्यूल है, लेकिन म्यूल में रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती है। तो क्या म्यूल लिविंग्स नहीं है? यस, लिविंग है। तो क्या हम रिप्रोडक्शन को हम डिसाइडिंग फैक्टर मानेंगे? भैया यहां तो नहीं मान सकते। सेकंड, आप देखिए स्टेराइल कपल, बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो किसी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे सपोज दैट अगर ओमेन है, अगर फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, ओवम प्रॉपर ओवुलेशन नहीं हो रहा है, या स्पर्म में प्रॉपर फर्टिलिटी नहीं है, तो वो कपल क्या हो जाते हैं? स्टेराइल हो जाते हैं, प्रोजेनी नहीं जनरेट कर पाते, नहीं प्रोजेनी आ पाती। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लिविंग नहीं है। थर्ड पॉइंट आप देखिए, आप हनी बी के बारे में जानते हैं, जो वर्कर हनी बी होती है ये भी स्टेराइल होती है। इसका मतलब क्या है कि लिविंग में भले ही रिप्रोडक्शन की क्षमता ना हो, भले ही लिविंग में रिप्रोडक्शन की क्षमता ना हो, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि रिप्रोडक्शन को हम एक डिसाइडिंग फैक्टर मानेंगे। यस, क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं है, फिर भी वो लिविंग हैं। तो यस, रिप्रोडक्शन विल नॉट बी डिसाइडिंग फैक्टर। तो हम लोग ने कौन कौन से फैक्टर देखे? पहले हमने देखा ग्रोथ, फिर हमने देखा रिप्रोडक्शन, और थर्ड हमारा क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट? जी फॉर ग्रोथ, आर फॉर रिप्रोडक्शन, और एम फॉर बात हम करेंगे किसकी माय डियर स्टूडेंट? मेटाबॉलिज्म की। तो फाइनली हम यहां पर अगर सिर्फ रिप्रोडक्शन की बात अभी जो हम लोग कर रहे थे, फाइनली हम इसको क्लियर करते हैं कि रिप्रोडक्शन कभी भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। अगर आपका क्वेश्चंस आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आपसे पूछा जाता है कि क्या रिप्रोडक्शन डिसाइडिंग फैक्टर है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? यस, रिप्रोडक्शन विल नॉट बी डिसाइडिंग फैक्टर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, और नेक्स्ट फैक्टर है हमारा कौन सा माय डियर स्टूडेंट? मेटाबॉलिज्म। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? आप क्लास 5 से 4 से पढ़ते चले आ रहे हैं, मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। अगर हम बात करें एनाबॉलिज्म और प्लस कैटाबॉलिज्म को हम जोड़ दें तो ये क्या हो जाता है? मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होती है? चीजें बनती हैं, और कैटाबॉलिज्म में चीजें बिगड़ती हैं, डिस्ट्रक्ट होती हैं। और जब यही प्रोसेस अगर बॉडी में एनाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, कैटाबॉलिज्म कम हो रहा है, तो ग्रोथ कैसी हो जाती है? ग्रोथ पॉजिटिव हो जाती है। अभी हम पीछे से पढ़ के आए हैं, लेकिन ये जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस आप देखेंगे, मैंने क्या बताया? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, और यही मेटाबॉलिज्म कभी भी आपको नॉन लिविंग्स में देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगा माय डियर स्टूडेंट? वो आपको हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा। इसलिए यस, मेटाबॉलिज्म विल बी डिसाइडिंग फैक्टर। आपको ये जो रिएक्शंस देखने को मिलती है बॉडी सेल के अंदर, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, कभी नॉन लिविंग में देखने को मिला आपको? नहीं ना। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को हम क्या मानेंगे? डिसाइडिंग फैक्टर। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, जो हमारा चौथा फैक्टर है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट माय डियर स्टूडेंट कौन सी है? सेल है। नॉन लिविंग में कभी आपने सुना सेल? नो। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यस, हम मान सकते हैं कि यस ये डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो पर्टिकुलर थिंग्स क्या है? लिविंग है, और अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो पर्टिकुलर थिंग्स नॉन लिविंग है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? तो यस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विल बी डिसाइडिंग फैक्टर। क्लियर है? चलिए, और फाइनली हम लोग पहुंचते हैं अपने उस पॉइंट पे जिसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? मतलब यह है, सिंपल मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं यस, और अगर मैंने एसी की स्पीड बढ़ा दी, मुझे ठंड लगने लगेगी, फिर मैं क्या करूंगा? स्वेटर पहन लूंगा, कोट डाल लूंगा। इसका मतलब अगर जो हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अगर उसके प्रति हमारी सेंसिटिविटी है तो हम उसको सिंपल सा क्या बोल देते हैं? कॉन्शियसनेस। क्या कॉन्शियसनेस आपने नॉन लिविंग्स में देखा है? सपोज दैट मेरा ये स्लाइडर चेंजर है, ये नॉन लिविंग्स है। अगर इसको हमने अगर एसी की स्पीड बढ़ा देते हैं तो क्या ये कहेगा भाई मुझे भी स्वेटर पहना दो? नहीं कहेगा ना। मतलब इसका कोई रिस्पांस सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स के लिए नहीं होगा।
ये रिस्पांस आपको कहां मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम ये कह सकते हैं फाइनली, यस, कॉन्शियसनेस इज डिसाइडिंग फैक्टर बट विद एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? जैसे आप जानते हैं हॉस्पिटल में कभी कभी ब्रेन डेथ हो जाती है, बंदा कोमा में चला जाता है। अब उसके अगल बगल में आप आग लगा दो, यस, बहुत सारा शोर करो, बहुत सारी गर्मी हो जाए, ठंडी हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये यहां पर एक्सेप्शन लेते हैं, लेकिन माय डियर स्टूडेंट वास्तव में कॉन्शियसनेस डिसाइडिंग फैक्टर है। तो फाइनली हम लोग ने देखा कि 5 पॉइंट्स के आधार पर हमने लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में हम लोगों ने डिफरेंसेस देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। फाइनली हम लोग अपने कंक्लूजन पे आते हैं माय डियर स्टूडेंट, और फाइनली हम समझते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर थे जो वास्तव में डिसाइडिंग फैक्टर है या नहीं है। तो आर यू रेडी फॉर दैट? तो चलिए फाइनल हम कंक्लूजन पे आते हैं, देखते हैं कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर है या नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट है ग्रोथ। है या नहीं? है या नहीं? नो, ग्रोथ इज नॉट डिसाइडिंग फैक्टर, बट इन केस ऑफ अगर आपके क्वेश्चंस के ऑप्शंस में इंट्रिंसिक ग्रोथ दिया गया है तो यस, वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। सेकंड की बात करते हैं, यस, रिप्रोडक्शन कभी भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। क्यों? आप म्यूल का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप स्टेराइल हनी बी का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप स्टेराइल कपूल का एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या है? वो रिप्रोडक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन वो लिविंग्स तो हैं। तो रिप्रोडक्शन कभी भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेटाबॉलिज्म। अभी हमने पढ़ा है मेटाबॉलिज्म क्या है? डिसाइडिंग फैक्टर है माय डियर स्टूडेंट। मेटाबॉलिज्म क्या है? डिसाइडिंग फैक्टर है। और नेक्स्ट आता है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यस, ये भी हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है। और लास्ट जो था वो था हमारा कॉन्शियसनेस। तो फाइनली अगर आप देखो माय डियर स्टूडेंट कि जो 5 पॉइंट्स लिखे थे जिसको हमने न्यूमेरिक्स के रूप में हमने क्या किस तरीके से याद रखना था, गरम सीसी, G for growth, R for reproduction, M for metabolism, C for cellular organization और C for consciousness। तो फाइनली हमने यहां पर देखा कि ग्रोथ डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, रिप्रोडक्शन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन मेटाबॉलिज्म डिसाइडिंग फैक्टर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडिंग फैक्टर है और कॉन्शियसनेस डिसाइडिंग फैक्टर है। तो फाइनली हमने देखा यहां पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है मेटाबॉलिज्म, वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और वो है कॉन्शियसनेस। तो फाइनली माय डियर स्टूडेंट हम लोग इस पॉइंट्स पे पहुंचे हैं कि यही वो 3 फैक्टर हैं जिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर चीज थिंग्स लिविंग है या नॉन लिविंग। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? तो चलिए, तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हमारा जो यूनिट फर्स्ट है बायो की डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसका फर्स्ट चैप्टर था लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में हमें वहां पे डिफरेंसेस देखने थे, उसको हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड माय डियर स्टूडेंट बहुत सारे एमसीक्यूज देखेंगे हम लोग। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है और सभी से मैं कहना चाहूंगा कि मेरा हमारे इंस्टीट्यूट का ऐप है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पर टाइप करिए DNCMI एजुकेशन, यस, और वहां पर प्रॉपर ये ऐप निकल के आ जाएगा, इसको डाउनलोड करिए और मेरे साथ आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं कि कैसे गूगल प्ले स्टोर में आप जाएंगे और ऐप हमारा कैसा दिखेगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट जरा हम लोग बाहर आ जाते हैं और समझते हैं पॉइंट्स को। चलिए फाइनल हम लोग पहुंचते हैं, यस, और हम लोग बात कर लेते हैं अब गूगल प्ले स्टोर में। यहां से आपको जाना है और यहां पर आपको, चलिए हम लोग अपना YouTube चैनल भी देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। और YouTube जो चैनल है हमारा वो है DNCMI, आप यहां से डालेंगे DNCMI और जैसे आप यहां से सर्च करा देंगे माय डियर स्टूडेंट तो यहां पर हमारा चैनल आ जाएगा DNCMI। यहां पर डालेंगे ये सब्सक्रिप्शंस, यहां से आप इसको सर्च करा लीजिए। यस, ये हमारा चैनल है, आप देखिए यहाँ पर मेरी फोटो लगी हुई है प्रॉपर, तो ये हमारा चैनल है, इसको आप प्रॉपर सब्सक्राइब करिए माय डियर स्टूडेंट और मुझसे आप जुड़ जाइए। पूरी की पूरी बायो मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, वी विल मीट अगेन जस्ट टुमारो विथ न्यू MCQs। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, थैंक यू।